Hello, everybody. I'm Dr. Dayashankar Gautam, Assistant Professor, Department of Zoology, St. Aloysius College, जबलपुर मध्य प्रदेश। ह्यूमन जेनेटिक डिसीज पार्ट 5 में आज हम सिस्टिक फाइब्रोसिस का अध्ययन करेंगे। इस डिसीज का अध्ययन हम इन दिए हुए निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉकेशियन पॉपुलेशंस में पाई जाने वाली एक बड़ी ही सामान्य जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसकी डिस्कवरी 1938 में अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर डोरोथी एंडरसन ने की थी। इस डिसीज़ को प्रायः रेसेसिव डिसीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेसेसिव एलील्स का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेप्सी चुई ने CFTR जीन को 2012 में डिस्कवर किया था और CFTR जीन इस डिसीज़ में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। CFTR जीन में 27 एक्सॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में गाढ़ा और चिपकने वाला म्यूकस अर्थात श्लेष्म पैदा होने लगता है और यह गाढ़ा श्लेष्म यह म्यूकस लंग्स के एयरवेज में आकर जमा होने लगता है और साथ ही यह पैंक्रियास से लेकर इंटेस्टाइन तक जाने वाली डक्ट्स को अवरुद्ध करना शुरू कर देता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों में प्रायः रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है तो भी पेशेंट के लिए यह डिसीज़ लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अब हम पेरेंट्स के जेनेटिकल स्टेटस की बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति में एलील्स की, तो एक व्यक्ति में जीनोटाइप 3 प्रकार का होगा। सपोज CFTR जीन के एलील्स जीन का एलील ये कैपिटल A CFTR जीन का एलील A लेटर से रिप्रेजेंटेड है, तो डोमिनेंट वाले जीन्स कैपिटल A से रिप्रेजेंटेड होंगे और रेसेसिव वाले एलील्स स्मॉल a से। तो इसमें 3 प्रकार के जीनोटाइप्स प्राप्त होंगे। पहला जीनोटाइप है कैपिटल A, दूसरा जीनोटाइप है कैपिटल A और स्मॉल a, और तीसरा जीनोटाइप है स्मॉल a और स्मॉल a। तो अगर ये वाला जीनोटाइप किसी व्यक्ति में पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि CFTR जीन उसमें नॉर्मल तरीके से बनेगा। और ऐसा व्यक्ति जिसमें एक क्रोमोसोम में रेसेसिव एलील है और उसके एक होमोलोगस क्रोमोसोम में डोमिनेंट एलील है, तो ऐसा व्यक्ति कैरियर कहलाएगा, लेकिन उसमें भी CFTR जीन नॉर्मल ही बनेगा, CFTR प्रोटीन नॉर्मल बनेगा क्योंकि उसमें एक CFTR जीन नॉर्मल है। और ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में रेसेसिव एलील्स चले जाते हैं, वह व्यक्ति इस डिसीज से सफ़र करना शुरू कर देता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, क्रोमोसोम नंबर 7 की लॉन्ग आर्म में सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज को कॉज करने वाला जीन पाया जाता है। इस जीन को बोलते हैं हम लोग CFTR, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। यह CFTR जीन हम प्रोटीन सिंथेसिस के सेंट्रल डॉग्मा को समझते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल डॉग्मा है कि हर इंडिविजुअल में, उसकी सेल में एक DNA होता है और DNA में स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जो विशेष प्रकार के प्रोटीन को कोड करते हैं, जिन्हें जीन कहते हैं। यह जीन सबसे पहले ट्रांसक्राइब्ड होता है और इसका एक मैसेंजर RNA बनता है। यह मैसेंजर RNA आगे इस ट्रांसलेशन के बाद एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बना देता है और यह प्रोटीन अपनी साइट पर जाके काम करने लगता है। तो इस डिसीज में क्रोमोसोम नंबर 7 में पाया जाने वाला जो CFTR जीन है इस सिचुएशन में, तो इसका अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मली इसका मैसेंजर RNA बनता है और एक नॉर्मल प्रोटीन बनता है। जब ये नॉर्मल प्रोटीन बनेगा तो इस प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लोराइड आयन चैनल में प्रोटीन आकर अपना काम करना शुरू कर देता है। इस प्रोटीन का काम होता है कि सेल्युलर एक्टिविटीज़ के द्वारा उत्पन्न हुए क्लोराइड आयंस को यह अंदर सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ क्लोराइड आयंस को ये बाहर करता है, सेल के बाहर की तरफ क्लोराइड आयंस को ले जाता है। तो सेल के बाहर बहुत थिक म्यूकस नॉर्मल अवस्था में पाया जाता है
लेकिन जैसे ही क्लोराइड आयन बाहर आता है तो यह क्लोराइड आयन इस थिक म्यूकस को थिन कर देता है, जिसके कारण नॉर्मल व्यक्ति में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में CFTR जीन यदि म्यूटेटेड होता है या रिसेसिव कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन में अगर वो म्यूटेटेड है तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद ये असामान्य प्रोटीन बनेगा। ये असामान्य प्रोटीन हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाकर अपने फंक्शन को परफॉर्म ना कर सके। तो इससे जो क्लोराइड आयन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान सेल के अंदर बने हैं वो सेल के बाहर नहीं जा पाएंगे। तो जो सेल के बाहर थिक म्यूकस है वो थिक कंडीशन में ही रहा आता है, वहाँ जमा होने लगता है। इसके जमा होने के कारण जो एयरवेज होते हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लंग्स हैं, और इन लंग्स में ये जो एयरवेज हैं, ये एयरवेज हैं। इन एयरवेज में यहाँ पर म्यूकस आके जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे एयर भी प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज से सफ़र करते हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये रेफरेंसेस हैं जिनका उपयोग इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।